जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11 मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेकर आए हैं और कंप्लीट मॉडल पेपर इसमें 40 एमसीक्यू करने वाले हैं और चैप्टर बाय चैप्टर सभी प्रश्नों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को पर अंत तक बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ताकि उन सभी बच्चों के पास वीडियो पहुँच सके जो 2027 एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो अभी से आप लोग को तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी होगा, क्योंकि समय है धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न संख्या यानी कि इकाई 1 से दिया गया है अस्पताल की संरचना एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। पहला प्रश्न कहता है कि एक समान अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसमें से हमारा ऑप्शन दिया गया है ए केवल दवाइयां बेचना, बी रोगियों का इलाज और देखभाल करना, सी कहता है केवल शैक्षणिक शोध करना और डी कहता है केवल शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करना। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। रोगियों का इलाज और देखभाल करना एक समान अस्पताल का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि अस्पताल के किस भाग में गंभीर और आपातकालीन मामलों का तुरंत इलाज किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं अथवा एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपातकालीन विभाग होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न आप लोग को पूछा जा सकता है। तो ओपीडी का पूरा नाम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 3 में इस तरह का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि ओपीडी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने बताया था कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं आरपीडी का पूरा नाम क्या होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। आप लोग इसको भी नोट करेंगे। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी को भर्ती करके 24 घंटे से अधिक समय तक देखभाल करने वाले विभाग को क्या कहते हैं। तो रोगी को भर्ती करने के बाद जहां 24 घंटे से अधिक रोगी का देखभाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बिलिंग काउंटर, आईपीडी यानी कि इन पेशेंट विभाग, ओपीडी, फार्मेसी। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्राथमिक देखभाल यानी कि प्राइमरी केयर लेवल का स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई थी। तो 1995 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 6 नंबर प्रश्न कहता है कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए मुख्य रूप से किसके निर्देशन में कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए जो होते हैं यानी कि ग्रोथ जीडीए, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। और इनका जो मुख्य निर्देशन के किसके अंदर में काम करता है, तो ये जो काम करते हैं वो स्टाफ नर्स और डॉक्टर के अंदर में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कहता है कि आईसीयू का पूरा नाम क्या है। आईसीयू का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पल्स पोलियो, भारत में पल्स पोलियो से मुक्त WHO द्वारा कब घोषित किया गया। आप लोग के ऑप्शन दिया जा रहा है 2012 ईस्वी और 2014 ईस्वी। आप लोगों में जितना जल्दी हो सके कमेंट करें। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग का क्या कार्य है। तो रेडियोलॉजी विभाग का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका काम होता है एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने लेसन 1 कंप्लीट किए हैं। अब हमारे इकाई 2 में हमारा रोगी देखभाल स्वच्छता या से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान और काफी एकाग्रता के साथ सारे प्रश्नों को सोल्व करना आप लोग को। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी के शारीरिक तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रोगी के शारीरिक तापमान को मापने के लिए आप सभी को पता है कि थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप लोग से फॉरनेट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरनेट होता है। दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे प्रश्न कहता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य शारीरिक तापमान कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी हमने ऊपर बताया था कि 98.6 डिग्री फॉरनेट। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 11 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो सभी को आप लोग को पता होना चाहिए कि इस मशीन को कहा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्टेथोस्कोप से धड़कनें सुनी जाती है। थर्मामीटर से क्या, तो टेम्परेचर मापा जाता है। वहीं 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समान वयस्क का समान रक्तचाप कितना माना जाता है। तो एक समान वयस्क का जो समान रक्तचाप होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
30 नंबर प्रश्न कहता है कि नाड़ी की दर यानी पल्स रेट मापने के लिए समानता किस धमनी का उपयोग किया जाता है। तो हमारे शरीर का नाड़ी का पल्स रेट मापने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग किया जाता है, रेडियल धमनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके तैयारी में लगे रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूले। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बीट शोर को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। बीट शोर को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रोगी की स्थिति हर 2 घंटे में बदलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि बिस्तर बनाने यानी बेड मेकिंग की प्रक्रिया में क्लोज्ड बेड का क्या अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा, क्लोज बेड का अर्थ क्या होता है, तो जो नए रोगी के आने तक ढका रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 60 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी को स्नान कराते समय पानी का तापमान कैसा होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी रोगी को नहलाते हैं तो उसका तापमान गुनगुना और आरामदायक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इस तरह से हमारा यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 से हमारा संक्रमण नियंत्रण एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से जो हमारा प्रश्न 70 नंबर कहता है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे सफल और प्रभावी तरीका क्या है, तो वो है सही तरीके से हाथ धोना। आप सभी को पता है कि भारत में हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है। हैंडवाश दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे। हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होना चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जल चिकित्सा अपशिष्ट बीएमडब्ल्यू में लाल रंग की बाल्टी यानी रेड बैग में क्या डाला जाता है। तो सारे बैग के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, येलो बैग, ब्लैक बैग, रेड बैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया, प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कैथेटर, दस्ताने और ट्यूबिंग। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमित रुई पट्टियों और मानव अंग उत्तक किस रंग के बैग में फेंके जाते हैं। 19 का प्रश्न का सही आंसर पीला बैग हो जाएगा, यानी कि येलो बैग में संक्रमित रुई पट्टियां और मानव अंग को फेंके जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे तो जल्दी से कर दें। नुकीली वस्तुओं और जैसे सिरिंज की सुई और ब्लेड को किस कचरे के डिब्बे में डाला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद प्रभासी पंचर प्रूफ कंटेनर में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है पीपीई का पूरा नाम क्या है। तो पीपीई का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 कहता है कि हाथ धोने यानी कि हैंड हाइजीन के WHO द्वारा सुझाए गए मुख्य चरण कितने हैं। तो मुख्य चरण कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मुख्य चरण 7 चरण बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कौन कौन से चरण है आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑटोक्लेव मशीन का उपयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव का प्रयोग किया जाता है स्टरलाइजेशन यानी कि विसंक्रमण जीवाणु नाशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, और 24 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। तो अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे कहा जाता है नोसोकॉमिकल संक्रमण कहा जाता है। नोसोकॉमिकल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा इकाई 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इकाई 4 में पहुंच चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रश्न दिया जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए, चाहे वो जैक बोर्ड का एग्जाम हो या फिर इंडिया के कोई भी बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो बच्चे मेडिकल वगैरह का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का यहाँ पे उपयोग पूछा गया है उद्देश्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 26 नंबर कहता है कि आपातकालीन स्थिति में सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ऑप्शन नंबर इसके किसके साथ चला जाएगा, तो 26 का ए के साथ चला जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या होगा। तो इसके लिए प्राथमिक उपचार का सबसे बेस्ट तरीका घाव पर सीधा दबाव यानी कि डायरेक्ट प्रेशर बनाना सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी हमें उसे दाबना है। जलने पर प्राथमिक उपचार के रूप में तुरंत क्या करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो हमें प्राथमिक उपचार के रूप में उसे क्या करना चाहिए, तेल या घी लगाना चाहिए ताकि उसे कुछ रिलीफ मिल सके। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि हड्डी टूटने यानी कि फ्रैक्चर की स्थिति में प्रभावित अंग को स्थिर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका, खपच्ची यानी कि स्प्लेनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाने के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर भारत में क्या है। तो आपातकालीन इमरजेंसी यानी कि नंबर पूछा गया तो 108 पर हम लोग कॉल करते हैं, कितना पे, 108। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो यूनिट इकाई यानी कि
5 से है शरीर रचना, कार्यप्रणाली एवं संचार से है। यहाँ से जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये तो आप लोग को पहले से भी पता होंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर यानी यकृत है। वही मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 33 कहता है कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो हमारे श्वसन तंत्र का सबसे जो मुख्य अंग होता है वो हमारा क्या होता है? तो फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही 35 कहता है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो रेड ब्लड सेल का हमारे शरीर में मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होता है। रोगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच प्रभावी संचार कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। 36 नंबर प्रश्न कहता है रोगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों सहानुभूति और ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि अमौखिक संचार का उदाहरण कौन सा है? अमौखिक संचार का उदाहरण पूछा जा रहा है तो आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर शारीरिक भाषा और चेहरे का भाव। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी की गोपनीयता का क्या अर्थ है? तो रोगी की गोपनीयता का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रोगी की जानकारी को गुप्त और सुरक्षित रखना। 39 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं और कंप्लीट होने वाला है हमारा पेपर। हेल्थ केयर में व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से क्या बढ़ता है? तो हेल्थ केयर में व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से क्या बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों? रोगी का विश्वास बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो आप लोग के लिए 40 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है। आप लोग कॉपी कलम निकालें और इसे नोट कर ले कि एक अच्छे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए में कौन सा गुण होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया धैर्य और दयालुता, बी कहता है समय की पाबंदी, सी कहता है अच्छा संचार कौशल और डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा सही आंसर। इसके अलावा एक और प्रश्न है आप लोग के लिए जो आप लोग को कमेंट में लिखना है